स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में इतिहास के एक ऐसे मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो वर्तमान में काफी ज्यादा डिबेटेबल हो चुका है, यानी काफी ज्यादा विवादित हो चुका है, जिसमें कई सारे पक्ष और विपक्ष खड़े हो गए हैं। अब सामने आप एक चीज को देख रहे होंगे बिल्कुल साफ साफ कि ये मोहर आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखी होगी। आप किसी भी क्लास में होंगे, उस क्लास में आपने इस मोहर को जरूर देखा होगा। अगर आपने एसएसटी पढ़ा है तो भी बचपन से किसी भी क्लास में, और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की इस मोहर को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की है। और इस सभ्यता को, इस जो चिन्ह है, ये जो मोहर है जिस पर जो प्रतीक बना हुआ है, जो एक स्टैचू टाइप की बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, इसे हम लोग आज तक एक चीज मानते रहे कि ये एक शिव की एक तरीके से इमेज है, उसकी एक कहा जाए फिगर है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि अभी हाल ही में इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों ने इसे कहा है कि ये एलामाइट देवता है, ये शिव नहीं है। यानी कि भारतीय परंपरा की इतनी बड़ी चीज को उन्होंने कह दिया कि ये शिव है ही नहीं, ये एलामाइट गॉड है। अब बात आती है कि एलामाइट कौन है, ये एलामाइट है क्या, और ये सिर्फ क्यों नहीं है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे सभी बिंदु क्या हैं, किस तरह की चीजें हैं। आज हम इस वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की इस मोहर के बारे में भी, और इसको हमने शिव क्यों कहा, किसने कहा, किस तरीके से कहा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके विरोध में किन किन लोगों ने अपनी बातें कही वो भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ इस एलामाइट जो गॉड के बारे में बात कही गई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये एलामाइट गॉड क्या है और किस तरह का कंसेप्ट है, कहां से आया है। यानी कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी रिसर्च के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके सभी बिंदुओं की पूरी चर्चा करूंगा। तो आप सभी लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज को जानने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से क्लियर करूंगा। देखिए, अभी हाल ही में इसी महीने में मई में हमारा संस्कृति मंत्रालय जो है, उन्होंने इस मोहर की एक इमेज को शेयर किया, और शेयर करने के बाद कहा कि ये जो इमेज है, ये मोहर की जो इमेज है, ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की निरंतरता को दर्शाती है। यह शिव और पशुपति की एक प्राचीन इमेज है जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक चली जा रही है, और हमारी योग परंपरा को पूरी तरीके से प्रदर्शित कर रही है कि योग परंपरा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। शिव की पूजा भी, शिव की परंपरा भी वहीं से चली आ रही है। यानी कि हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, हिंदू संस्कृति, ये वहीं से कंटिन्यू है, यानी कि निरंतरता की प्रगति को दर्शाती है। लेकिन इसी पर अभी हाल ही में एक अमेरिकन, कह लीजिएगा इतिहासकार हैं, ऑड्रे ट्रॉस्की। ऑड्रे ट्रॉस्की, सोचिएगा, उन्होंने, ऑड्रे ट्रॉस्की ने, इस जो अमेरिकी इतिहासकार ने कहा कि ये यूरेशियन प्रभाव है। उन्होंने कहा कि ये शिव नहीं है बल्कि प्रोटो एलामाइट गॉड हैं, लॉर्ड ऑफ एनिमल, यानी कि पशुओं के देवता हैं। ये शिव है ही नहीं, और यहीं से विवाद खड़ा हो गया। अब आप समझिएगा, यहीं से कि आखिर ये एलामाइट कौन है, क्या है, किस तरीके से है। अब आपको विवाद के बारे में पूरा सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्यों खड़ा हो गया। अगर संस्कृति मंत्रालय इसकी पोस्ट नहीं करता, और ये जो इतिहासकार है अमेरिका की, आपकी ऑड्रे ट्रॉस्की, ये इस पर अपनी बात नहीं कहते, तो ये विवाद खड़ा ही नहीं होता। और हम लोग तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाई आद्य शिव की एक इमेज है, ये मोहर पर मिली है, सारी चीजें हैं। तो आज इतिहास के संदर्भ में आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं इसके सभी पहलुओं को खोजूं, सभी पहलुओं को खोलूं, और सभी पहलुओं को आपको बताऊं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। मैं इसके हर एंगल को
इस डिस्कस करूंगा कि इसकी खोज कब हुई, कब किसने नाम दिया, क्यों नाम दिया, किस तरीके से नाम दिया, किस किसने इसका विरोध किया, और अभी जो विरोध की परंपरा है वो कितनी सही है, आखिर किस आधार पर उन्होंने इसको एलामाइट गॉड के बारे में चर्चा की है। ये सब कुछ आपके साथ रहेगा, तो बने रहिएगा। लेकिन हाँ, आपको एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी आपका स्टडी आईक्यू आप लोगों के लिए स्मार्ट ऑफर प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें फ्लैट 50% ऑफ के आपको एक और मौका मिल रहा है कि अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय को ज्वाइन करते हैं, और ये आपका ऑफर 31 मई तक है। 31 मई तक अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं एम के लाइव कोड के माध्यम से, तो आपको 50% पूरा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, और मेरे साथ बैच ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इतिहास मैं ही पढ़ा रहा हूं। मेरे अंडर गाइडेंस में रह करके आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड होगा। और किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट यहां पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। दूसरा, सामान्य अध्ययन का P2I बैच 2027, 2028, 2029 तीनों के लिए बैच लॉन्च हो चुका है, और इसमें आपकी ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये आपके लिए अभी अवेलेबल है कल तक, 31 तारीख तक। और इसमें आप सोचिएगा, मॉर्निंग इवनिंग हिंदी बैच है, इसमें एम के लाइव कोड के माध्यम से डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी साल का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें स्मार्ट मॉडल पर हम इस बार की क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर तरीके से क्लासेस होंगी, मेंटरशिप है, असेसमेंट है, रिवीजन है, टेस्ट है, ये सब कुछ इंक्लूड है बहुत बेहतरीन तरीके से। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के कोई डाउट के लिए आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं अभी। लेकिन ये ऑफर केवल कल तक के लिए है, 31 मई तक। तो जल्दी कीजिए, मेरी गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाहते हैं तो एम के लाइव कोड के माध्यम से बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी कोई भी डाउट हो तो यहां भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और क्लास की पीपीटी के लिए मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, डिस्काउंट के लिए एम के लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं इस विवाद को लेकर के कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। देखिए, जब हम पुरातात्विक किसी भी स्रोत की खोज करते हैं तो ये डेफिनेट सी बात है कि उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इतिहासकार उन पुरातात्विक स्रोतों के अपने अपने तरीके से उनकी व्याख्या करते हैं, और उन्हीं में से सिंधु घाटी सभ्यता की ये जो मोहर है, ये सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा विवादास्पद कलाकृतियों में से एक है। एक तरफ इसको देखने के बाद लगता है कि यह भारतीय धर्म, परंपरा, संस्कृति की निरंतरता को दर्शाती है, ठीक है ना, उसके सारी चीजों को दर्शाती है, ये समझ लेना। और इस मोहर की जो खोज है 1928-29 के समय में मोहनजोदड़ो से हुई थी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। और इसकी खोज जो की थी सर जॉन मार्शल ने की थी, जॉन मार्शल ने। प्रॉपर तरीके से ये 1931 में उनके सामने आई प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद उन्होंने इसको डिफाइन किया, ठीक है ना। लगभग ये 3.5 सेंटीमीटर के आकार की है। इसका जो समयकाल है, जो इसको डिसेक्शन किया गया, वो लगभग 2350 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के आसपास है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बिल्कुल पीक टाइम है। और ये वर्तमान में नई दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, नेशनल म्यूजियम है, वहां रखी हुई है, ठीक है ना। और इस चीज को एक और ध्यान रखिएगा, इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में एक शामिल किया हुआ है, विश्व धरोहर में। अब इसमें क्या क्या है, देखिए, बीच में आपके एक योग मुद्रा में आपके सिंहधारी एक मानव आकृति है, जिसे कुछ लोग कहते हैं त्रिमुखी है, कोई कहते हैं कि नहीं एक ही मुख है, ठीक है ना। वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। सिंहधारी है, मुकुट की तरह पहने हुए। एक तरफ आपके हाथी और बाघ हैं, देखेंगे तो हाथी है और ये बाघ है। दूसरी तरफ गैंडा और आपका भैंसा है, बुल जो है, आप देख सकते हैं भैंसा है। ऊपर आपके 7 अक्षर लिखे हुए हैं सिंधु लिपि के, और नीचे 2 हिरन बने हुए हैं आइबैक्स के साथ में, यानी कि उनके पैरों की तरफ। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से बिल्कुल इसको दर्ज कर लिए। राइट हैंड साइड में आपके भैंसा और गेंडा है, और लेफ्ट हैंड में हाथी और बाघ है, नीचे 2 हिरन है, ठीक है ना। और ऊपर 7 अंक लिखे हुए, 7 अक्षर लिखे हुए हैं सिंधु लिपि के। कुल मिलाकर के ये सारी बातें हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। ये बात आ गई। बात आती है इसके आगे। इसको लेकर के सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने
इसे प्रोटो शिव कहा था। किसने कहा था? जॉन मार्शल ने। कब कहा था? देखिए, खोज तो हो गई थी 28-29 में, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था 1931 में, इसकी खोज होने के बाद। और इनकी एक पुस्तक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनकी जो बुक है, ध्यान रखना, जॉन मार्शल की बुक का नाम भी याद रख लीजिएगा, मोहन जोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये उनकी है किताब। इसमें उन्होंने इसकी व्याख्या की, ठीक है ना। पहली किस आधार पर? कि देखिए, इसमें जो मूल बंधासन है, ये एक भारतीय परंपरा है, योग मुद्रा है। ये रही योग परंपरा है, जिस तरीके से भारतीय परंपरा में इस चीज को लेकर के जुलते मिलते हैं, जिसमें आपके पैर मुड़े हुए हैं, हमारे जांघों पे ऊपर वो पैर रखे हुए हैं, और ये हमारी भारतीय योग मुद्रा की सबसे पहली, सबसे आसान और कह लिए सबसे मुख्य मुद्रा मानी जाती है। मूल बंधासन कहते हैं इसको। इसलिए उन्होंने कहा कि यह कोई आकस्मिक नहीं है, बल्कि एक साधना परख, योग परख एक मोहर के रूप में दिखाई दे रही है। एक पहली चीज। दूसरी, उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति बनी हुई है, वो पशुओं से घिरी हुई है। ये इस तरीके से पशुओं से, विभिन्न प्रकार के पशुओं से घिरी हुई है, ठीक है ना। और पशुओं से घिरी हुई है, इसका मतलब ये पशुपति है। और आपको बता दें कि ऋग्वेद में उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है, और रुद्र कौन थे? पशु के स्वामी, पशुओं के स्वामी, यानी कि पशुपति उनको कहा गया है। पशुपति, ये ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। पशुपति इनको कहा गया, ठीक है ना। और बाद में जाकर के यही आगे जाकर के क्या बन गए? आपके शिव बने, देखेंगे तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो स्टैचू है, एक प्रकार से क्या है? प्रोटो शिव। और तीसरी, उन्होंने कहा कि ये सींग युक्त मुकुट है। उन्होंने जो तीसरी बात कही कि ये त्रिमुखी संरचना हो सकती है। हम हालांकि उस पर सामने देखिएगा, उन्होंने कहा कि हालांकि सामने केवल एक मुख दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 3 मुख हो सकते हैं, क्योंकि ये उनकी नाक और इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। 3 मुख वाली बनाने की कोशिश की गई हो, त्रिमुखी। और बात समझ लीजिएगा, त्रिमुखी उन्होंने कहा है जॉन मार्शल ने, ठीक है। और सिंह युक्त मुकुट पहने हुए जो देवत्व और आदिम शक्ति का प्रतीक है। और इसको उन्होंने कहा कि शिव को त्र्यंबक भी कहा जाता है। शिव को भारतीय परंपरा में क्या कहते हैं? त्र्यंबक कहते हैं, त्र्यंबक। इसको साफ साफ लिख लीजिए, बक कहते हैं, ये रहा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये प्रोटो शिव हैं, शिव के संदर्भ में है। और इन्होंने ऊपर इस संदर्भ में जो कहा कि देवत्व का प्रतीक इसलिए है क्योंकि शिव को गंगाधर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, एक प्रकार से ये उनके गंगा के जैसी किसी भी प्रतीक को धारण किए हुए है। जैसे शिव के ऊपर देखेंगे तो चांद बना होता है, गंगा भी बनी होती है जिससे पानी निकलता रहता है। उस तरह की चीज उन्होंने मानी कि ये उसी तरह का एक रूप है, उसका प्रारंभिक रूप है। ये पूरा कंसेप्ट है सर जॉन मार्शल का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे सर जॉन मार्शल ने ही आद्य शिव कहा था। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन क्या बाकी सब लोगों ने इसे आसानी से मान लिया था? नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि प्रातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में तो जो लिखा है हम उसको मान लेते हैं, लेकिन प्रातात्विक स्रोतों की एक सबसे बड़ी सीमा है कि उसकी व्याख्या इतिहासकार अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अपने तरीके से की और उन्होंने अपने पक्ष रखे, उसी तरीके से कुछ अन्य इतिहासकार भी हैं जिन्होंने इस चीज को डिनाई किया, ठीक है ना। हालांकि जॉन मार्शल ने उन्होंने कहा कि देखिए, इसको उन्होंने पूरी की पूरी परंपरा में एक लिंक के रूप में उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है कि सिंधु घाटी सभ्यता से योग की मुद्रा हमको दिखाई देती है, उत्तर वैदिक काल में रुद्र पशुपति स्वरूप में, और आधुनिक युग में उसी को शिव पूजा के रूप में माना जाता है। यानी कि हड़प्पा से पुराणत्व की यह सांस्कृतिक निरंतरता भारतीय विद्वानों का मुख्य आधार है। यह निरंतरता है, और इसको भारतीय विद्वानों ने माना कि सर जॉन मार्शल ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की।
उनमें से कौन कौन है? डोरिस श्रीनिवासन है, हर्बर्ट सुलिवन है, माइकल विट्जेल है। इन लोगों ने भी इसका विरोध किया कि बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डोरिस श्रीनिवासन ने कहा कि आकृति त्रिमुखी होना यह कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, और योग मुद्रा दोनों होना संदेहास्पद है, क्योंकि इसमें बैठने का एक विभिन्न रूप भी हो सकता है। इन्होंने कहा कि त्रिमुखी इसकी कोई स्पष्टता नहीं है, स्पष्टता उन्होंने कहा कि नहीं है। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि योग मुद्रा, कि जो योग मुद्रा है इसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि यह बैठने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना, यह बैठने का एक तरीका है, बैठने का एक तरीका है, तो जरूरी नहीं है कि यह योग ही हो। बात समझना, यह उन्होंने मना किया। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इसे सीधे शिव कहना जल्दबाजी है, बोले कि इसको भी उन्होंने डिनाई किया, क्योंकि शिव के साथ इसका तादात्म्य जो है वो पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि हड़प्पाई देवता और शिव के बीच में किसी प्रकार का कोई भी प्रत्यक्ष संबंध हमको दिखाई नहीं देता है। हाँ, इसमें इन्होंने एक चीज और कही कि शिव जो है जन सामान्यतः शिव जो है सामान्यतः लिंगम के साथ होते हैं, लिंगम के साथ होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इस मोहर पर शिवलिंग का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको डिनाई कर दिया, बोले कि नहीं, इसको शिवलिंग कहना या शिव की मूर्ति कहना गलत है। इसका मतलब हो गया कि ऑड्रे ट्रॉस्की जो हैं ये पहले इतिहासकार नहीं है जिन्होंने इसका विरोध किया हो। सबसे पहले विरोध करने वाले आपके डोरिस श्रीनिवासन है। उसके बाद आ जाइए दूसरे, हर्बर्ट सुलिवन। उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति आपकी बनी हुई है ये कैसे कह सकते हो कि ये किसी पुरुष की है? हो सकता है कि ये स्त्री की भी हो सकती है। यस, ये आकृति ये पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं है कि पुरुष की है, ये महिला की आकृति भी हो सकती है, क्योंकि कंडीशन ये है कि सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। शिव का इसके अलावा कहीं कोई और किसी तरीके का कोई भी केंद्रीय भूमिका दिखाई नहीं देती, इसलिए इनको शिव कैसे माना जा सकता है? बात समझ गए नहीं? इसलिए उन्होंने कहा कि शिव की पहचान के कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं है। तीसरे हैं माइकल विट्सेल। माइकल विट्सेल ने कहा कि भाई पूरी दुनिया में सभी सभ्यताओं में, पूरी दुनिया में सभी सभ्यताओं में लॉर्ड ऑफ एनिमल की अवधारणा मिलती है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे मिस्र की परंपरा हो, या ग्रीस की परंपरा हो, या ईरान की परंपरा हो, या कहीं की भी परंपरा हो। सभी जगह पर प्राचीन काल में सभ्यताओं में पशुओं के देवता की अवधारणा हमको मिलती है, और यह अवधारणा केवल भारत की नहीं है, ध्यान रखना, यह विश्व के अनेक नवपाषाण संस्कृतियों में है, यह अद्वितीय भारत की अवधारणा नहीं है, इट इज नॉट, ये ध्यान रखिएगा। ये इन्होंने इसको डिनाई किया। और दूसरा, इन्होंने एक चीज और भी कही कि इसे अगर केवल और केवल, ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि इसे शिव के साथ जोड़ना, शिव के साथ जोड़ना, तो ये केवल केवल आपकी सोचिए भारतीयकरण की प्रवृत्ति है, ये भारतीयकरण को बढ़ावा देना है, यानी कि इसको आप केवल भारत के संदर्भ में देखना चाहते हो कि शिव भारत के ही हैं, ऐसा नहीं है। तो भारत केंद्रित अवधारणा नहीं है, यह उन्होंने मना किया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में एक और व्यक्ति भी हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति और भी हैं, एस्को पार्पोला। एस्को पार्पोला, ये रहे। इन्होंने क्या किया है, ये बेसिकली आपके डच यानी कि नीदरलैंड के रहने, बहुत सॉरी फिनलैंड के रहने वाले हैं, ये फिनलैंड के हैं और सिंधु लिपि के विशेषज्ञ हैं, सिंधु लिपि विशेषज्ञ हैं ये रहे। और इन्होंने कहा है कि ये आकृति जो है, यानी कि इसका संबंध
संबंध उन्होंने द्रविड़ परंपरा से जोड़ा है, द्रविड़ परंपरा से जोड़ा। ये रहा, बोले कि द्रविड़ परंपरा में मुरुगन की पूजा होती है, मुरुगन, उन्होंने इसे मुरुगन माना, दक्षिण भारतीय, और उनके यहां वहां पर उसी तरह की पूजा परंपरा की एक पशुओं के स्वामी के तौर पर इसको माना है। ये वहां से परंपरा है, ये समझ लेना। और उसके बाद आती है सबसे लेटेस्ट जो विवादास्पद है, जो अभी हाल की है, तो इसका मतलब 4 लोगों ने पहले ही इस व्यवस्था को डिनाई किया है। तो पहली बार नहीं है कि इस आदि शिव की मूर्ति को विरोध किया गया हो। अब आते हैं एलामाइट सिद्धांत। एलामाइट सिद्धांत ऑन्ड्रे ट्रस्किस का तर्क है। उन्होंने कहा कि यह मोहर यूरोशियन धार्मिक परंपरा का हिस्सा हो सकती है। कैसे? उसके पीछे रीजन है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऑन्ड्रे ट्रस्की का जो तर्क है, यह मोहर यूरोशियन धार्मिक परंपरा का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस समय हड़प्पा अपना पीक टाइम पे थी, उससे पहले यानी कि प्राक हड़प्पा के समय में, हड़प्पा से पूर्व के समय में, आपके इस क्षेत्र में ये जो देखेंगे आपका ईरान वीरान के हिसाब से इस इलाके में एक एलम सभ्यता हुआ करती थी। एलम, ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी सभ्यता है, एलम सभ्यता, जिसका समय काल लगभग पूर्व हड़प्पा के समानांतर है, लगभग 3200 से लेकर के 2700 के आसपास में उन्होंने इसको कहा, एलम सभ्यता। और एलम सभ्यता से इसका उन्होंने संबंध जोड़ा कि एलम सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं, उन पर पशुओं की आकृतियों के चिन्ह हैं। वहां पर एक देवता टाइप का होता है, पशुपति जो होता है, यानी कि गॉड ऑफ एनिमल, वो पशुओं को पकड़े रहता है, और ये परंपरा वहीं की है, उन्होंने कहा। और ये इसके जो क्षेत्र हैं वो कहां पर हैं? सूसा है, अंसान है, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, कई सारे केंद्र हैं जहां से इस तरह की मोहरें मिली हैं। मानव पशु मिश्रित मोहरें, मानव पशु मिश्रित मोहरें हमको मिली हैं, मोहरें। एलामाइट मोहरों पर पशु प्रतीक और मिश्रित मानव पशु चित्र मिलते हैं, ये इन्होंने कहा है, ठीक है ना। और ये चारों तरफ से पशुओं से घिरी रहती है, जिसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये देखिएगा, इस तरह की आकृतियां देखिएगा, ये इस तरह की चीजें हैं, ये रही। यहां पर देखेंगे मोहर पर सूसा प्रोटो एलामाइट टेबल, यहां पर आपके इस तरह के पशुओं को दिखाया गया है, यहां पर भी इस तरह के पशुओं को दिखाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने इसी तरीके से इस चीजों को दिखाने की कोशिश की है, और इसे ही उन्होंने कहा है गॉड ऑफ एनिमल्स। और इसी बिहाफ पर उन्होंने कहा कि जो शिव की मोहर जो है, आद्य शिव की मोहर, आद्य शिव की जो मोहर है, वो बेसिकली कुछ और नहीं है बल्कि गॉड ऑफ एनिमल्स है, ये शिव नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। और इसका उन्होंने कहा कि गिलगमेश जैसी महाभारत, जो गिलगमेश जैसी महाकाव्य हैं, उनमें भी इसी तरह की चीजें बताई गई हैं। लेकिन इसका एक कंसेप्ट देखेंगे तो इसका कुछ लोगों ने विरोध किया। अब ऐसा नहीं है कि विरोध ना किया गया हो, इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया। एलामाइट सिद्धांत की आलोचना उन्होंने की है। आलोचना उन्होंने यह की है कि हाथी और गैंडे जैसी जो परंपरा है, ये परंपरा की जो जीव हैं, ये इस सभ्यता में नहीं पाए जाते। वहां के लोग इस सभ्यता से, इन जीवों से परिचित ही नहीं थे। एलम क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी ईरान में हाथी, गैंडा, भैंसा जैसा कोई अस्तित्व नहीं था। सोचिएगा, हमें इतिहास में पहली बार सोचिएगा, सेल्यूकस जैसे लोगों को हम देखते कि पहली बार उसने यहां पे हाथी देखे, सिकंदर ने पहली बार भारत में हाथी देखे। उससे पहले की कोई परंपरा हाथियों की उधर है ही नहीं, गैंडे की कोई परंपरा है ही नहीं। ये परंपरा केवल और केवल भारत की है। भारतीय उपमहाद्वीप के विशिष्ट पशु हैं, और इसीलिए उनकी मोहरों पर इनका प्रतीक चिन्ह है, ये समझ लेना। और इसी को लेकर के अमीश त्रिपाठी हैं, सोचिएगा, अमीश त्रिपाठी, उन्होंने ये बात कही है, बहुत बड़े लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। उन्होंने इसका डिनाई किया कि ये सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, अंडर ट्रस्की ने जो दिया है, वो गलत है कुल मिलाकर के।
क्योंकि हाथी, गैंडा, भैंसा जैसे जो जीव हैं वो भारतीय परंपरा में पाए जाते हैं। और भारतीय संस्कृति ने, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, उसने भी कहा है कि यह जो परंपरा है हमारी भारतीय परंपरा है। हड़प्पा से वैदिक काल से आज तक चली आ रही है। वो हमारी सातत्यता का प्रमाण है, ठीक है ना? भारतीय योग परंपरा को दुनिया जानती है कि हमारे प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है और इसको विदेशी प्रभाव से जोड़ना गलत है। यह भारतीय परंपरा के साथ न्याय नहीं है। लेकिन बात आती है कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आई? उस समस्या के पीछे कारण है हमारी सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता में लगभग मान के चलिए 400 से लेकर के सिंधु सभ्यता में 400 से लेकर के 600 तक हमको क्या मिले हैं? शब्द मिले हैं, एक तरीके से फॉन्ट मिले हैं। इतने 400 से 600 शब्द मतलब कहिए, बल्कि चिन्ह कहिए, एक प्रकार से इतने चिन्ह मिले हैं और चिन्हों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक ना? दूसरा सोचिए, पठनीय नहीं है। दूसरी एक परंपरा और भी है कि रोसेटा लेख जैसा, रोसेटा जो मेसोपोटामिया में मिला था, रोसेटा अवलेख जैसा द्विभाषी लेख नहीं मिला। एक्चुअली रोसेटा में तो मिल गया, द्विभाषी सुमेरियन सभ्यता को पहचान लिया गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन यहां पर नहीं मिला। इसलिए अभी तक उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, और जब पढ़ी नहीं जा सकी इसलिए देवता का असली नाम किसी को अभी तक ज्ञात नहीं है। पूजा पद्धति, धार्मिक ग्रंथ अभी इसके अनुपलब्ध हैं, इसलिए पूरी तरीके से निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह क्या है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार हम इसे मानते हैं कि ये हमारे आद्य शिव हैं, उसकी परंपरा है। लेकिन 100% कंफर्म के साथ नहीं कह सकते, और यह भी नहीं कह सकते कि यह गॉड ऑफ एनिमल आपकी एलम सभ्यता के हैं, वो भी नहीं है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे के सारे आपके कंसेप्ट हैं एक जगह पर, जिन लोगों ने, सोचिए जॉन मार्शल ने इसका समर्थन किया, बाकी सबने इनके सारी चीजों को अपोज किया है। तो इसका मतलब ये मत मान लेना कि इनका विरोध करने वाले अकेले एड्रे ट्रस्की हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले और भी लोगों ने इसका विरोध किया है। तो अब आप समझ सकते हैं सारी की सारी चीजें। कुल मिलाकर के अतिवादी निष्कर्ष, यह केवल शिव हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। अतिवादी पढ़ने के दृष्टिकोण से, मानने के लिए तो हम देखिए शिव ही मानते हैं, और दूसरा यह भी नहीं कह सकते कि ये एलमाइट देवता हैं, यह भी नहीं कह सकते, यह ध्यान रखना। तो आज बताइएगा आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और मैं चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को पूरी तरह क्लियर करिए और अपनी समझ को बेहतर कीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।